हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है कंपनीज एक्ट 2013 का जो टॉपिक फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है, वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी बेसिक्स रिगार्डिंग कंपनी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। सो लेट अस लुक वन बाय वन क्या क्या चीजें हमें इसमें चेक करनी है और क्या क्या हमें सीखना है। लेट अस स्टार्ट। ना सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज मेंशन्ड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसे मिनिमम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स चाहिए। सो दिस 7 इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाने का सोच रहे हो, फॉर्म करने का सोच रहे हो, सो द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड इज 2 or more. So the minimum is 2, and if you are going for a one person company, then the minimum number of members required to form a company is 1 person only, obviously. So minimum ये जो numbers हैं, these are all minimum numbers of members required if you want to form a company. Public company है तो 7, private है तो 2 और 1 person company है तो 1. Sure about this? So if you could see this chart, it very nicely explained that says अगर एक public company है तो 7 members, एक private company है तो 2 members और अगर एक OPC है तो 1 member is required. अगर हम 2 मिनट डायरेक्टर्स की बात करें, yes, ये तो हमने ऊपर जो था वो मेंबर्स की बात करी, बट अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो अगर एक पब्लिक कंपनी है तो यू रिक्वायर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. इफ इट्स अ प्राइवेट कंपनी यू रिक्वायर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड ऑब्वियसली इफ इट्स एन ओपीसी यू रिक्वायर ओनली 1 डायरेक्टर. सो ये जो चार्ट है ये आपको मिनिमम मेंबर्स और मिनिमम डायरेक्टर्स दोनों के बारे में बताता है. नेक्स्ट, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो है ये कंपनीज एक्ट में बाद में अमेंडमेंट आया था. सेक्शन 3A ये अमेंडमेंट आया था पीछे से, तो एकदम ध्यान से देखिए क्या कह रहा है. ये कहता है आपको जो पीछे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बोला गया था उसे कंपलसरी मेंटेन करना है. क्या करना है? कंपलसरी मेंटेन करना है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. तो आप कहेंगे सर नहीं हुआ तो, जैसे पब्लिक में 7 चाहिए हमारे 5 हो गए, या प्राइवेट में 2 चाहिए हमारा 1 हो गया, तो क्या होगा? तो अब अगर आप देखिए यहां पर क्या होता है, रूल कहता है इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रेड्यूस्ड, इन केस अगर पब्लिक है तो बिलो 7 और अगर प्राइवेट है तो बिलो 2. ओके, एक बार फिर से, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है और इशू कब आएगा? जब वो 7 से नीचे चला जाए, या अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो बिलो 2. यस और नो? और इसके बावजूद भी कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करे रखे है. कितनी टाइम तक कंटिन्यू करे रखा है? मोर देन 6 months. यस, 6 महीने से ज्यादा आपका बिजनेस चल रहा है. ये देखिए, द कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, जबकि आपके मेंबर्स अभी भी उतने ही हैं, रेड्यूस्ड हैं. तो क्या होगा? सो एवरी पर्सन ड्यूरिंग द टाइम दैट इट कैरीज ऑन द बिजनेस, विच इज ऑब्वियसली आफ्टर दो 6 years, एंड इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम लोग 7 से कम या 2 से ज्यादा कर रहे हैं, they all will be severally liable for the payment of whole debts contracted during the time, that is after 6 months, and may be severally sued thereof. So बहुत खतरनाक आप पर आ जाएगा, मेंबर्स पर आ जाएगा. इन शॉर्ट ये क्या कहता है, अगर पब्लिक में 7 से कम और प्राइवेट में 2 से कम
मेंबर्स हैं और आप 6 महीने से ज्यादा ऐसा बिजनेस चला रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, जबकि आपकी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, तो रूल कहता है अब कंपनी का जितना भी लाइबिलिटी होगा उस 6 महीने के बाद, उस पूरी लाइबिलिटी के लिए जितने भी मेंबर्स जिनको ये पता था कि यार अपन है ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम में चल रहे हैं, हर एक मेंबर will be severally liable for the payment of whole debts and may be severally sued therefore. Sure about this? पक्का? So this is an amendment part. Please अच्छी तरह से इसको समझ लें कि this is what it is. Sure? पक्का? आगे अभी प्रमोटर कौन होता है पहले ये भी समझना जरूरी है. So प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 69 में है. और वो क्या कहता है, प्रमोटर कौन होता है? तो जरा चार्ट को देखिए अच्छी तरह से. प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में प्रमोटर बोलकर लिखा हो, या तो फिर वो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो, या वो डिसीजन लेता है, वो एडवाइस करता है और उसके इशारों पर, उसके इंस्ट्रक्शंस पर बोर्ड काम करता है, या वो अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी. मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी ये जो मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी 2 मिनट में. या तो फिर इट अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या ही इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो अगर ये आपको फीचर्स दिख के आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कंपनी का क्या है, प्रमोटर. तो इन सिंपलर टर्म्स हम क्या बोलेंगे, पर्सन जो कंपनी बनाता है उसे प्रमोटर कहेंगे. ये वो व्यक्ति है जिसकी आइडिया थी, ये वो व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप्स खुद उठाता है. लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि मैं ये वाला पॉइंट आपको अभी समझाऊंगा, रेंडरिंग सर्विसेज मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी. इसका मतलब क्या है 2 मिनट देखेंगे. पहले ये देख लीजिए, इट शुड बी नोटेड दैट पर्सन ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर. अब इसका मतलब क्या, अभी देखिए प्रमोटर का मतलब हमने अभी क्या समझा, प्रमोटर का मतलब जो कंपनी फॉर्म करता है, जो रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप्स लेता है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर. ठीक है. अब थोड़ा सोचिए, जब कभी भी किसी को कंपनी बनाना होगा तो वो किसके पास आएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही आएगा. सही है. अब जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है जो उस कंपनी की फॉर्मेशन देखेगा, यस, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभालेगा, वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो डिक्लेरेशंस होंगे वो सब डिक्लेरेशंस को फाइल करेगा, हर चीज का कंप्लायंस करेगा. तो ये सब कौन करता है, वो सीए तो करता है, जो हमारा क्लाइंट आएगा और हमें कहेगा कि मुझे कंपनी बनानी है. तो इसका मतलब जस्ट बिकॉज कि मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मैं कंप्लायंस कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया क्या कि मैं उस कंपनी का प्रमोटर हो गया? क्या इसका मतलब ये है क्या? बिल्कुल भी नहीं. अरे मेरा तो काम है, as a CA, my work is to provide a service, and my service is to help people form registration. My as a chartered accountant, my service is to help people form the company, give requisite declarations, make sure to comply with all the steps. तो just because में ये मेरी सर्विस है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर कंपनी का प्रमोटर बन जाऊंगा. Yes or no? इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये करता है, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये करता है, जैसे एक सॉलिसिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्हें हम प्रमोटर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है ये सब करना. समझ रहा है. लेकिन अब इधर वाले पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए ये वाले पॉइंट को. ये पॉइंट कहता है लेकिन अगर आप एक सर्विस देते हो मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी. अब ये मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या होता है? मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब है, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने आपको कहा कि मुझे फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करके दे. तो अब तो आपका ये काम है, आप तो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो क्या प्रमोटर माने जाओगे? नहीं, हम प्रमोटर नहीं कंसिडर किए जाएंगे. राइट. लेकिन अब थोड़ा 2 मिनट सोचिए, उतनी ही देर में एक दूसरा क्लाइंट हमारे पास आया.
ठीक है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट था जिसके लिए हम ये कंपनी बना रहे थे वो तो वही था। तो जो दूसरा क्लाइंट आया, ही वॉज वेरी वेल्दी, ही वॉज वेरी रिच। तो हमने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस दूसरे क्लाइंट से कहा, इनसे मिलिए, ये मेरे नए क्लाइंट है और ये एक अच्छी ऐसी कंपनी बनाने वाली है जिसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। अभी जो दूसरा क्लाइंट था, ही वॉज वेरी रिच, तो उसने कहा, अच्छा ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो? तो इसने कहा कि वी आर गोइंग फॉर अ रेस्टोरेंट, और पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। और जो सेकंड क्लाइंट था उसे लगा कह रही ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो सीए ने कहा उस अपने क्लाइंट को कि मैं तो कहता हूं आप भी इस कंपनी के शेयर्स ले लो, अच्छा खासा प्रॉफिट बाद में होगा, और बाद में तो ये शेयर्स लिस्ट भी होने वाले हैं। और सेकंड क्लाइंट मान गया। अब मुझे जरा बताइए, एज अ सीए आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्या आपका कर्तव्य बनता है कि आप आपके क्लाइंट के शेयर्स पब्लिक में बेचने में हेल्प करें? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? ये आपका काम है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने क्या किया, अपनी प्रोफेशनल सर्विस से 2 कदम आगे जाकर आप लोगों को कन्विंस करना शुरू हो गए कि अरे ये कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो, ये वो, एंड यू नो इट बिकेम एज इफ कि आप ही प्रोफेशनल के सर्विस से थोड़ा हटके कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो रूल कहता है अगर आपने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से ज्यादा जाकर कुछ किया है तो आपको भी प्रमोटर मान लिया जाएगा। श्योर अबाउट दिस? तो याद रखना है, प्रमोटर किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसे प्रमोटर बोलकर ही बताया है, प्रोस्पेक्टस या रिटर्न में या कंपनी के अफेयर्स में कंट्रोल करता हो, एडवाइस देता हो, ऐसा कोई प्रोफेशनल जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से ज्यादा करता हो, या फिर ही इज एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने यहां पर देखा है, इन शॉर्ट ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी फॉर्म करता है, स्टेप्स लेता है, हर तरीके से कंपनी को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे प्रमोटर। लेकिन अगर यही कोई काम अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में करता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या बैंकर, तो हम उसे प्रमोटर नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट टू कैन आई से वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से हटके कुछ ज्यादा ना कर दे। Yes or no? Sure about this? पक्का? नेक्स्ट, अब इनकॉर्पोरेशन जो है ये हमारा सेक्शन 7 के अंदर है कि इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स है, हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन with registrar. Yes, the first and the foremost step is to file all the documentation. जितना भी सब है वो आपको सब का सब क्या करना पड़ेगा, ROC में फाइल करना पड़ेगा। अब ये आराम से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला उसने कहा, फर्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। पहले तो ऑब्वियसली अगर आपको अपनी कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है तो सबसे पहले काम क्या करना है, रजिस्ट्रार ROC के पास जाना है। यस, और ROC में आपको सब फाइलिंग करना है। अभी क्या क्या फाइल करना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको MOA और AOA की कॉपी फाइल करनी है। MOA और AOA की कॉपी फाइल करनी है। याद करें, ये ध्यान से समझ लें इसको कि ये जो MOA और ये MOA की जो कॉपी है, it should be signed by whom? By all the subscribers. अब आप बोलेंगे सर सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं? सब्सक्राइबर्स का मतलब वो लोग जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इनकॉर्पोरेशन के वक्त जब आपकी कंपनी के MOA पर जो कोई शेयर्स खरीदता है, तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो मेंबर्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो शेयर्स खरीदते हैं उसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स। तो याद रखना, MOA और AOA शुड बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सेकेंड हम लोग यहां देखेंगे, देयर इज अ डिक्लेरेशन बाय अ CA, CMA, CS दैट हैज टू बी गिवन। अब ये जो डिक्लेरेशन है, ये क्या डिक्लेरेशन है? तो मैंने, अगर आप देखेंगे, पहले अंडरलाइन क्या किया है, मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है CA, CMA और CS।
अब मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूं, ये डिक्लेरेशन जो मैंने ब्लैक में अंडरलाइन किया है, हम ये डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि हमने एक्ट में लिखे सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। ओके हम क्या डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी एक्ट में लिखा है, जो भी रूल्स हैं, हमने पक्का वो सब फॉलो किया है और फिर ही हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। श्योर अबाउट दिस। अब मैं जो रेड में कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सब्सक्राइबर, मैं इसको 3 नंबर देता हूं। देखिए मैं नंबर दे रहा हूं कि हमें क्या क्या करना है। तो यहां पर सब्सक्राइबर क्या डिक्लेरेशन देता है, सब्सक्राइबर ये डिक्लेरेशन देता है कि मैं कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ हूं कोई ऑफेंस में। ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो कभी कोई जुर्म में दोषी नहीं पाया गया। सेकंड, वो उसने कभी, ही इज नेवर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ही इज नेवर गिल्टी ऑफ फ्रॉड। और इसके लिए आपको देना पड़ता है प्रूफ लास्ट 5 साल का। तो लास्ट 5 इयर्स में क्या आप कभी भी कोई फ्रॉड के केस में गिल्टी हुए थे, आपको इसकी भी डिक्लेरेशन देनी है। मतलब आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं कभी कोई केस में दोषी नहीं पाया गया। सेकंड, मैंने कभी कोई फ्रॉड के केस में आई वॉज नॉट प्रूव्ड गिल्टी एंड दिस इज फॉर द लास्ट 5 इयर्स, यस और नो। और थर्ड, आपको एक डिक्लेरेशन एक और एक देना होता है कि सब के सब डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने सब लिखा है वो सब ट्रू है और जैसा एक्ट में चाहिए वैसा है। हमने कोई भी गलत नहीं चीजें लिखी, एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। मैं फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरा थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है हमें हर स्टेप में। सबसे पहले आप क्या फाइल करेंगे, MOA। क्या वो सब सब्सक्राइबर साइन करेंगे? हाँ। फिर हमने सेकंड क्या बोला, सिर्फ हमने इतना अंडरलाइन किया सेकंड यहाँ पे, और क्या बोला कि ROC में आप एक डिक्लेरेशन दोगे। डिक्लेरेशन कौन देगा, एक CA या CS जिसके पास आप ये पूरा MOA बनाते हो, वो डिक्लेरेशन देगा कि हमने पूरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। फिर सब्सक्राइबर क्या डिक्लेरेशन देगा, सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देगा कि मैंने कोई केस में कन्विक्ट नहीं हुआ, मैंने कभी पिछले 5 साल में कोई फ्रॉड में गिल्टी नहीं हूं, और जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो सब ट्रू हैं, उसमें हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। द फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू हर एक सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, सरनेम, डायरेक्टर्स का डिन नंबर। व्हाट इज डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी, ये आपको हर एक डायरेक्टर का देना है। तो ये सब डिटेल्स आपको अच्छी तरह से देनी है। एक और एक चीज जो होती है मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं, फिफ्थ जैसे हम कहेंगे, आप बोलेंगे वो क्या है सर, तो इट विल बी एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। जब तक आपकी कंफर्म हेड ऑफिस नहीं डिसाइड हो जाती, अगर हमें कल जाके करस्पॉन्डेंस करना है तो कौन से एड्रेस पे किया जाए, सो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। तो वो एक फिफ्थ पॉइंट रहेगा। Everybody sure about this, and obviously then affidavit by the board of directors subscribers कि हम जो कह रहे हैं वो सब सच है और उसमें कुछ गड़बड़ निकलता है तो it is we who will be liable for everything. Sure. तो यहाँ पर ये 6-7 चीजें हैं जो मैंने आपको एक तरह से बता दी एक ही स्लाइड में। बहुत सारा एनिमेशन यूज करके हमने किया है, अच्छी तरह से देख लो। MOA को फाइल करना है, एक प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लेना है कि सब कंप्लाई हुआ है। थर्ड, हर सब्सक्राइबर को ये कहना है कि आई एम नॉट कन्विक्टेड, आई एम नॉट गिल्टी एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव फाइल्ड आर ट्रू। Then you have to give the name, surname, DIM, address, nationality, proof of identity of directors, first directors and subscribers. And you have to also give the proper address for correspondence till your registered office is not confirmed. Sure about this? So this is your first step to incorporate the company. Sure about this? Now second, जैसे ही आप ये पूरा फाइल करोगे, yes, जैसे ही आप ये पूरा का पूरा फाइल करोगे ROC के पास, ROC इसे चेक करेगा और अब सेकेंड स्टेप है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट। हम इस सर्टिफिकेट को क्या कहेंगे, हम इस सर्टिफिकेट को कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कैन यू सी दिस, certificate of incorporation. So the registrar on the basis of document and information filed will register all the documents and will give you a certificate
ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड होता है उसी से आप समझ लीजिए कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। क्लियर है? द डे योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड, इट इज डीम्ड दैट योर कंपनी इज incorporated. Clear? That is your second step. Third step या third stage, allotment of corporate identification number, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CIN। जैसे आपका और मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक उसी तरह से हर कंपनी का एक सेपरेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है जिसे हम कहते हैं CIN। सो रूल कहता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार विल ऑल्सो अलॉट यू अ CIN विच विल बी अ डिस्टिंक्ट, अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर द कंपनी, और वो नंबर आपके सर्टिफिकेट में भी रहेगा। श्योर? तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना। सेकंड, उस डॉक्यूमेंट्स अगर सब ऑर्डर में और सब बराबर है तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में याद रखना आपको एक CIN नंबर अलॉट होगा, और वो CIN नंबर आपका खुद का इंडिविजुअल नंबर है, यूनिक नंबर रहेगा। श्योर? फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ROC में ओरिजिनली फाइल किए वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। कब तक मेंटेन करने हैं? जब तक आपकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो रूल कहता है द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस copies of all documents and information as originally filed till the dissolution under this act। जब तक आपकी कंपनी डूब नहीं जाती, जब तक आपकी कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, तब तक आपको हर एक डॉक्यूमेंट को क्या करना है? आपको हर एक डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है और प्रिजर्व करना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? इज दिस क्लियर? अच्छी तरह से? श्योर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब थोड़ा समझिए। फिफ्थ स्टेप इट इज। फिफ्थ स्टेप अगर आपको एक बार चाहिए तो मैं फिर से एक बार बता दूं। फर्स्ट स्टेप था फाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, सेकंड था आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, थर्ड था आपको CIN नंबर अलॉट होना, फोर्थ था ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल कर रखना है। अब फिफ्थ, अगर आपने कोई ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अभी सबमिट किए, जिसके बलबूते पर आपको ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, अगर आपने कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट या झूठी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, जो आपको पता थी, आपको मालूम था कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहा हूं वो गलत है, उसमें मैंने जो डिटेल्स बताए हैं वो गलत है, तो रूल कहता है गाइस यू विल बी पनिशेबल विथ अ सेक्शन 447, you will be punishable and you will be liable with respect to section 447। अब ये सेक्शन 447 बहुत खतरनाक। सेक्शन 447 में आपको 6 months मिनिमम या 10 साल तक की भी जेल हो सकती है, और आपने ये जो गलत इंफॉर्मेशन दी, इससे अगर आपने कुछ फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड का 3 गुना तक भी आपको पैसे भरने को आएगा एज पेनल्टी। तो याद रखना है, कभी कोई झूठ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। और ये जो सेक्शन 447 है, इट इज अ ड्रैगन सेक्शन। कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत बार आते रहता है, तो याद रखना अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी है, कोई फैक्ट को छुपाने की कोशिश की है, तो याद रखें आप पर सेक्शन 447 आ जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? बढ़ जाओ आगे ना। ये ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आपके जो फिफ्थ स्टेप है उसके बाद आता है। अब ये कहता है, समझ लीजिए कि
पता चल गया कि आपने कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की वो फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर करी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स या डिक्लेरेशन फाइल किए वो सब गलत थे, फ्रॉड था। तो गाइस, अगर पता चल गया कि आपने गलत बोलकर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, झूठे डिटेल्स देकर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो ऐसे समय में ट्राइब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर। ट्राइब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर। और अब आप बोलेंगे सर ये ऑर्डर में क्या लिखने का हो सकता है? भैया इतना खतरनाक है ये ऑर्डर। ये ऑर्डर में वो कह सकते हैं कि आप अपने एमओए और एओए को चेंज करो। ठीक है, वो हमें कहेंगे आपके जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एमओए एंड एओए, वो कहेंगे उसे चेंज कर दो। वो हो सकता है वो कह दें कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड। अब बताइए, अगर ऐसा हो गया तो हम तो पागल हो जाएंगे। कंपनी का बेस्ट फीचर क्या है कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन अब वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जानी चाहिए। और एक्सट्रीम में वो आपके नाम को ही रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाल फेंकेंगे। वो कहेंगे इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाल दो, और आखिरी वो आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो याद रखना है, गलत अगर आपने बोला पेनल्टी तो है ही, प्लस ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? ट्राइब्यूनल आपका नाम जो है वो निकाल सकता है, वाइंड अप कर सकता है, या तो एमओए को चेंज करने बोलेगा, या तो वो डिक्लेयर कर देगा कि अब मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? मेंबर्स की लाइबिलिटी बन जाएगी अनलिमिटेड। श्योर अबाउट दिस? पक्का? लेकिन बिफोर पासिंग सच ऑर्डर, कंपनी आपको अपनी बात रखने का मौका देगी। कंपनी विल गिव यू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कंपनी आपको अपनी बात रखने का मौका देगी। The company will also take into consideration the transactions that you have entered, including obligations, if any, with respect to the liability. तो कंपनी कोई भी फैसला लेने से पहले हर चीज को देखेगी। ऐसा भी ना हो जाए कि ट्राइब्यूनल को पता चला कि आपने कुछ झूठ इन्फॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट किया और तब तक तो आपने बहुत सारी लाइबिलिटी भी इंकर कर दी है। अब ऐसे समय पर अगर ट्राइब्यूनल आपके वाइंडिंग अप ऑर्डर को इनिशिएट कर देती है तो आप तो जाओगे, लेकिन आप 4 लोगों को और डुबा दोगे। तो इसमें कहा है कि ट्राइब्यूनल आपको भी अपनी बात रखने का मौका देगी, प्लस वो ये भी देखेगी कि इस गलत इंफॉर्मेशन को फाइल कर आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं और क्या आपने बहुत सारी लाइबिलिटीज इंकर करी है। ये सब को ध्यान में रखकर ट्राइब्यूनल जो है वो अपना ऑर्डर पास करेगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नाउ देयर इज, सो इन शॉर्ट, अगर सेक्शन 7 को मैं 2 मिनट से फटाक से बताऊं या प्रैक्टिकली हम देखें क्या क्या है इसके पहले, तो इट इज बेसिकली यू हैव टू रिजर्व योर नेम बाय फाइलिंग एन ई एप्लीकेशन। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूं कैसे होता है कंपनी को इंकॉर्पोरेट करना। 1 मिनट। तो हमारी जो वेबसाइट है mca.gov, उस पर उसमें जाकर आप पहले देख सकते हैं आपको जो कंपनी का नाम रखना है वो नाम अवेलेबल है या नहीं। अगर वो नाम अवेलेबल होता है तो आप उसको कुछ समय तक रिजर्व कर सकते हो। जैसे ही आपका नाम सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आप एमओए एओए बना लो और वो आरओसी सबमिट कर दो। आप डायरेक्टर्स की कंसेंट ले लो कि आपके डायरेक्टर्स कौन बनने वाले हैं। वो डायरेक्टर्स का आपको डिन नंबर निकालना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, आपको एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस देने होते हैं, याद है कि आप कन्विक्ट नहीं हो, आपने सब कंप्लाई किया है, आप गिल्टी नहीं हो एंड ऑल दैट पार्ट। फीस भर दीजिए, इनकॉर्पोरेशन फीस होती है, फुकट में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट नया है, ये क्या है? सो मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, आगे भी हम देखेंगे फाइल डिक्लेरेशन, ये विल सी टू दैट। पर ये जो स्टेप्स है आप तो एक तरह से मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन के बता दिए। तो आई होप आपको ये सब स्टेप्स याद है। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स को, प्रोमोटर्स कौन होते हैं और फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, सीआईएन नंबर मिल जाना, सब डॉक्यूमेंट्स को आजीवन मेंटेन करना। अगर पता चला कि आपने गलत सलत इन्फॉर्मेशन दी है, झूठ बोलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, तो आप पर सेक्शन 447 भी लायबल हो सकता है।
अगर ज्यादा हो जाने पर ट्राइब्यूनल को जब पता चल जाए तो ट्राइब्यूनल आपका नाम निकाल सकती है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है, आपको एमओए का चेंज करने का बोल सकती है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो भी आपको इंकर करने का बोल सकती है। श्योर अबाउट दिस? बेसिकली मैंने आपको ये सब स्टेप्स बता दिए। और एक छोटी सी चीज मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट के रिलेटेड मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नया सेक्शन आया है, अमेंडमेंट है, सेक्शन 10A, सेक्शन 10A. So the new requirement for submitting declaration that all subscribers have paid the value of shares agreed to be taken by them. That is the first thing. And verification of your registered office has been filed. That is the second part. It has to be done as per section 10A. The requirement is to be complied within or rather before the commencement of business. So जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया और आपने यहाँ पर अपना बिजनेस कमेंस किया, अब सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन मिलना और अपने बिजनेस को शुरू करना, इसके बीच में जो ये गैप है उसके बीच में आपको ये वाला पार्ट करना है। श्योर? आगे हम लोग सेक्शन 10A पर खास एक अलग से पार्ट देखेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बट आपको ये समझ में आ गया कि आपको डिक्लेरेशंस फाइल करने हैं विद रिस्पेक्ट टू आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है उसे वेरीफाई करना है, और सब सब्सक्राइबर्स ने जितना भी शेयर्स बोला था उसके रिलेटेड क्या सब पैसे आ गए उसके बारे में आपको बताना। श्योर? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, स्पाइस, SPICE। अभी स्पाइस क्या है? इट्स अ सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज। गाइस अगर आपको मालूम होगा, हमारी जो बीजेपी सरकार है जो लेड बाय मोदी जी, तो वी हैव डिसाइडेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? अगर आपने सुना होगा बहुत बार कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो बहुत समय लगता है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि लोगों की कंपनी फास्ट इनकॉर्पोरेट हो जाए, जल्दी से जल्दी लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक तरह से एक इनिशिएटिव लिया है। सो दिस इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और उन्होंने क्या किया है, हर फॉर्म की प्रोसेसिंग और फाइलिंग बहुत सिंप्लीफाई कर दी है, और अब पूरी की पूरी कंपनी आप घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इस पूरी सिस्टम को, इस पूरे प्रोफोर्मा को, प्रोसीजर को उन्होंने स्पाइस नाम दिया है, जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब घर बैठे बैठे इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दैट द MCE हैज टेकन एज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर है? श्योर? तो अब समझ लीजिए, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है, एक मिनट, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, हम मान लेंगे कि आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। सो यहां पर सेक्शन 9 अब क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे आपने ROC में सब सबमिट कर दिया, जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, वहां से अब आपकी कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आपकी कंपनी का अपने मेंबर से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 कहता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन the subscribers to the memorandum, who may from time to time become members, shall be a body corporate by the name contained in the memorandum. Such a registered company shall be capable of exercising all the functions of incorporated company, like अब आपका perpetual succession आ जाएगा, you can acquire and hold the property in your own name, you can sue or be sued. So in short, from the date of incorporation that is mentioned in the certificate, कंपनी अब एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुका है, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर खुद दूसरों के साथ कर सकता है। तो मैंने ये पूरे पैराग्राफ को देखिए एकदम चार्ट के माध्यम से कितना क्लियर कर दिया। मेरा को बोलना मतलब ये है कि अगर सेक्शन 9 कहता है इन शॉर्ट कि जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते हो और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता है, ये जितने भी आपको चार्ट में दिख रहा है ये सब के सब फीचर्स अब आपके हो गए। मतलब जो हमने पार्ट में देखा था, फर्स्ट पार्ट में फीचर्स ऑफ कंपनी,
वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। मतलब एक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। अब आपकी ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग रहेगी। यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। आपकी कॉमन सील रहेगी। मैंने आपको कहा एक अमेंडमेंट आ चुका है, अब कॉमन सील रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। ट्रांसफरेबिलिटी रहेगी, आपके शेयर्स आप किसी को भी बेच सकते हो। मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और अब वो अपने नाम पर खुद प्रॉपर्टी ले सकता है, होल्ड भी कर सकता है और बेच भी सकता है। तो हम इन शॉर्ट ये कहना चाहेंगे कि जिस दिन आप अपनी कंपनी को के रिलेटेड जो भी इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन देता है, हमने जो भी पार्ट में फीचर्स देखे थे, फीचर्स ऑफ कंपनी देखे थे, वो सब फीचर्स हम एक तरह से बोलेंगे आपकी कंपनी के लिए एक्टिव हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? Now there's a small concept which I want to teach and it is very important. This is known as a pre-incorporation contracts. क्या बोल रहे हैं उसको? Pre-incorporation contracts. इसका दूसरा नाम है preliminary expenses. Preliminary expenses. अभी ये प्री इंकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एक्सपेंसेस यार, सॉरी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसको कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसे प्री इंकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स? अब थोड़ा सोचिए गाइस, कंपनी अब तक बनी नहीं है, राइट? और कंपनी बनने से पहले कंपनी के लिए कंपनी के प्रमोटर्स कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, करते हैं या नहीं करते? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट आप यहां पर देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 14 मई 2020, ठीक है, और मैंने सोचा कि मुझे एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, राइट? अब मुझे कंपनी इंकॉर्पोरेट करने का मैंने सोच लिया, तो मैं अब क्या करूंगा, रेंट, एक प्रॉपर्टी रेंट पे लूंगा, लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया आपने, राइट? फिर आप सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई मुझे कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है। आप लॉयर को मिलेंगे, अपने लीगल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में से मैंने क्या किया, कंपनी के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स करना और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लेट अस से फॉर एग्जांपल आया 30 जून 2020, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ये डेट पर आया है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, ये डेट पर। श्योर? लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स कहां से शुरू किए हैं, यहां से, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स पहले से मैं कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करे जा रहा हूं, जबकि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बेसिक पहले मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के लिए किए जाएं, लेकिन कंपनी तो अब तक बनी भी नहीं है, मतलब कंपनी बनने से पहले जो प्रमोटर्स कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है एवरीबडी? अब थोड़ा सोचिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहां पर हो गया, इसका मतलब अब यहां पर कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, सही है कि नहीं? अब कंपनी जो है वो ये हो सकता है कि आपने जो कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करे वो उसे रैटिफाई भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, रैटिफाई भी कर सकता है या नॉट रैटिफाइड, नॉट रैटिफाइड, रैटिफाई भी हो सकता है या तो फिर नॉट रैटिफाइड भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे रैटिफाइड या नॉट, सर रैटिफाइड का मतलब क्या? सो 30 जून को जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, अब तो कंपनी अपने खुद एक लीगल पर्सन है, कंपनी अपने आप में कुछ सेपरेट आइडेंटिटी है। तो प्रमोटर क्या करता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उसने कंपनी के लिए किए हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी के सामने रखता है। अब आप कहोगे सर कंपनी तो नेचुरल पर्सन तो नहीं है। अरे भाई, कंपनी के बिहाफ पर उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, आप उनके सामने रखोगे और कहोगे कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के लिए लिए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले। अब हो सकता है कि डायरेक्टर कह दे, तुम्हें किसने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट लेने को, हमें ये मंजूर नहीं है। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अगर समझ लो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को नकार दिया,
तो हम उसे कहते हैं डिड नॉट रैटिफाई, मतलब उसे स्वीकारा नहीं। जबकि प्रमोटर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया था? कंपनी के लिए किया था, लेकिन अब कंपनी उसे रैटिफाई नहीं कर रही। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? अरे भाई बहुत सारा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सोचिए, मैं एक कंपनी बनाता हूं, ठीक है, और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो वो गुजरात में हमारी एक जमीन है जिसकी वैल्यू आज 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ये सब नंबर्स पर विश्वास ना करो। तो गुजरात में हमारी एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन है जो 50 करोड़ प्लस है, ठीक है। अब मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मैंने एक एग्रीमेंट बना रखा है कि जिस दिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी वो मुझसे ये जमीन ले लेगी 75 करोड़ में। अब मैंने क्या किया, शेयर्स इशू किए, पब्लिक से ढेर सारा पैसा आया, अब कंपनी बन गई इनकॉर्पोरेट। मैंने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा डायरेक्टर्स के सामने। अब थोड़ा सोचिए, ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर ऐसा करें तो हम कंपनी को तो लूट लेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में से पैसा आएगा मेरे को, और हम कंपनी को एक ऐसी लैंड चिपका देंगे जिसकी वैल्यू 50 CR है, बट हम उन्हें कितने में बेच रहे हैं? 75 में। तो ईड़ा कौन बन रहा है? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का पैसा जो है वो कंपनी के बैंक में आया, बिकॉज दे हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स। I hope you're getting this. So it is very important for a company to decide कि हमने ratify करना या नहीं करना। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को? जो उसके आने से पहले प्रमोटर ने करे थे। क्लियर? एकदम अच्छी तरह से श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने यहां पर लिखा है a contract entered by promoters on behalf of company before incorporation, but such contracts cannot bind the company and company also cannot ratify because the company was not present only at the time of entering such contract। अब तुम्हें ये वाली लाइन को समझने के लिए बहुत समय लगेगा, ये वाली लाइन को। अब आप बोलेंगे यहां पर तो लिखा है सर कि कंपनी तो रैटिफाई ही नहीं कर सकता, जबकि आपने कहा कि रैटिफाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बराबर है। यहां पर क्या लिखा है कि कंपनी तो रैटिफाई कर ही नहीं सकता, जबकि मैंने क्या कहा कि कंपनी रैटिफाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कंपनी के हाथ में। अभी ऐसा क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपका रैटिफिकेशन है, रैटिफिकेशन का मतलब आपको अब समझ गया कि रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि पीछे से उसको एक्सेप्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पेरेंट्स को पूछे बिना पिकनिक जाने का प्लान कर लिया, ठीक है, आपने तो पूछा ही नहीं, परमिशन ली ही नहीं। अब आपने पीछे से परमिशन के लिए मांगा और उन्होंने हाँ कर दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे? रैटिफाई हो गया। रैटिफाई मतलब ऐसी कोई चीज जो आपके पावर में नहीं थी, आपके पास पावर नहीं थी, बट आपने कर ली और आपने फिर उसकी परमिशन मांगी, तो हम क्या कहेंगे? रैटिफाई हो गया। मतलब पेरेंट्स हैव रिकन्फर्म कि चलो ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ वी हैड गिवन यू द परमिशन एंड यू हैड सेड यस टू द स्कूल और व्हाटएवर फ्रेंड्स जिसके साथ पिकनिक जा रहे हो। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो रैटिफिकेशन के लिए एक पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि रैटिफाई अगर करना है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मतलब at the time of entering into contract, at the time of entering into contract and at the time of ratification, at the time of ratification, दोनों ही समय आपका रिलेशन होना चाहिए of principal and agent। ये एक रूल है, ओके, ये एक रूल है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होना चाहिए आपके बीच में। कब कब? रैटिफिकेशन के वक्त भी और जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तब भी। अब थोड़ा सोचिए, कंपनीज एक्ट में तो ये संभव ही नहीं होगा, बिकॉज जब कभी भी प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, तब तो कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो रैटिफिकेशन कैसे होगा? लॉ थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट हो गया। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी के केस में तो फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं होंगे,
we have given a special exemption as per the section 15 and 19 of Specific Relief Act, जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी के केस में एक एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब भले ही कंपनी और उसके प्रमोटर जो एक प्रिंसिपल एजेंट रिश्ते के जैसे नहीं थे, क्योंकि कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कंपनी इंकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी रेटिफाई कर सकती है। ये एक एग्जेम्पशन दिया गया था यूजिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इसका रिजल्ट ये है कि कंपनी चाहे तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर सकती है एंड थर्ड पार्टी कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए भी एनफोर्स कर सकती है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड? जैसे मैंने आपको कहा, रैटिफाई भी हो सकता है और रैटिफाई नहीं भी हो सकता है। रैटिफाई होने के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। सेकंड, एओए में इसकी परमिशन हो। और थर्ड, आपने ये रैटिफाई कर लिया है, ये थर्ड पार्टी को बताना है, कम्युनिकेट करना है। क्लियर है? सो कंपल्सरी दीज ऑल कंडीशंस हैव टू बी कंप्लाइड अगर आपको रैटिफिकेशन करना है। समझ लीजिए कंपनी ने रैटिफाई नहीं किया, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि प्रमोटर तूने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, कंपनी को ये स्वीकार नहीं है, तो फिर अब भैया तो प्रमोटर अटकेगा। प्रमोटर को कौन बोला था शाना बनने? तो प्रमोटर विल बी पर्सनली लायबल। श्योर? लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो प्रमोटर तो लेना देना अटक रहा है बेचारा, वो तो अच्छा कर रहा था, उसको तो फालतू अटका दिया। हाँ, तो एक्सेप्शन दिया गया है ना, एक्सेप्शन में लिखा है हिज लाइबिलिटी विल सीज वंस द कंपनी एडॉप्ट्स द एग्रीमेंट। मतलब अगर कंपनी ने रेटिफाई कर दिया तो प्रमोटर इज आउट ऑफ द पिक्चर। प्रमोटर कहेगा देखो भाई कंपनी, मैंने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आज आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुके हो और आपने रेटिफाई कर लिया है, सही है। अगर आपने अब रेटिफाई कर लिया है तो मेरा क्या लेना देना? अब थर्ड पार्टी जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और आप दोनों देख लो। तो माई लाइबिलिटी सीज वंस द कंपनी एडॉप्ट्स द एग्रीमेंट एंड लेट अस से फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला कंपनी डज नॉट रेटिफाई, यस और नो। तो अगर आपने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो कि अगर कंपनी ने एग्री नहीं किया तो आइदर पार्टी हैव द ऑप्शन टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब प्रमोटर ने जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि कल जाके कंपनी इंकॉर्पोरेट होगी और इंकॉर्पोरेशन के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सामने रखूंगा, और अगर कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं हम तो इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर थर्ड पार्टी तेरे पास भी अधिकार है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना, मतलब कैंसिल कर देना। यस, कैंसिल करने का तेरे पास भी अधिकार है और मेरे पास भी अधिकार है, तो फिर प्रमोटर बच जाएगा, प्रमोटर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या? याद रखना है रेटिफिकेशन कब संभव है? जब आपका रिश्ता प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट के वक्त भी हो और रेटिफिकेशन के वक्त भी हो। लेकिन आप सोचिए कंपनीज एक्ट का एक ऐसा फंडा है कि इसमें कभी ऐसा होगा ही नहीं कि प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज व्हेन योर प्रमोटर इज डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम तो कंपनी इज नेवर देयर, सो देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन, एंड देयरफॉर टू मेक श्योर दैट इट इज रेक्टिफाइड वी हैड द सेक्शंस 15 and 19 of the Specific Relief Act have given this exemption only in the case of company. Sure about this? पक्का? ना जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया सेक्शन 10A, इट्स एन अमेंडमेंट सेक्शन 10A, और सेक्शन 10A क्या कहता है? सेक्शन 10A को मैंने बोला था कि अमेंडमेंट आया है, ध्यान से देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 10A क्या कहता है? सेक्शन 10A कहता है कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, राइट? श्योर अबाउट दिस? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो वो अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती या बोरोइंग नहीं कर सकती अनलेस, ये देखिए यहां पर ये अनलेस डाल दिया। इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते या डायरेक्ट बोरोइंग नहीं कर सकते जब तक आप ये 2 कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते। ध्यान से देखिए, ये 2 कंडीशंस को अगर आपने कंप्लाई कर लिया तो आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अपने बिजनेस को कमेंस करना,
ये दोनों के बीच में ये दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कौन सी दो कंडीशन है? फर्स्ट, एक डिक्लेरेशन फाइल करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द डायरेक्टर। और ये डिक्लेरेशन कहाँ फाइल करना है? आरओसी में। क्या डिक्लेरेशन करना है कि जो भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर का मतलब मैंने क्या बोला था, जो एमओए में साइन करता है और जो स्टार्ट में बताता है अपने नाम के आगे कि मैं कितने शेयर्स ले रहा हूं। सो एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। मतलब विद इन 180 डेज डायरेक्टर्स को ही डिक्लेरेशन देना है कि हाँ, हम कंफर्म करते हैं कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और उनके सामने उन्होंने जितने भी शेयर्स लिए हैं, उस शेयर्स पर जो भी पेड अप वैल्यू है वो पूरी की पूरी पेड हो चुकी है, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड इज, कंपनी ने आरओसी में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कर लिया है और फाइल कर दिया है। श्योर अबाउट दिस? So these are the two conditions that you have to comply. Please make a note of this: filing a declaration that you have received the paid up value of the shares taken by subscriber and the verification of its registered office. पक्का? अब समझ लीजिए आपने ये नहीं किया, आपने इसका फॉलो नहीं किया, आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला और आपने तुरंत अपना बिजनेस कमेंस किया विदाउट कंप्लाइंग विद दिस कंडीशंस। तो रूल कहता है यू विल बी लाइबल। कौन लाइबल? कंपनी विल बी लाइबल 50,000 rupees and every officer who is in default is 1,000 rupees for every day during which default continues but not exceeding 1 lakh rupees। तो कंपनी पर तो फ्लैट 50,000 का पेनल्टी है एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1,000 rupees डेली है, मैक्सिमम 1 lakh rupees। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? नाउ, where no declaration has been filed with registrar under clause A within a period of 180 days of the incorporation and the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operation। अब मतलब क्या हो गया कि भैया आपने फाइल भी नहीं किया और आपने बिजनेस भी शुरू नहीं किया, तो फिर रूल कहता है the ROC can start with the provision which they can start with the action for removal of the name of company। वो आपका नाम जो है अब रजिस्टर में से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आपने डिक्लेरेशन भी नहीं दिया और बिजनेस भी शुरू नहीं किया, तो आपका नाम जो है वो हटा देंगे। श्योर? रूल कहता है जब डिक्लेरेशन फाइल करो तो इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फीस and the contents shall be verified either by CS, CA or a cost accountant in practice। Sure about this? Now this is a specific thing that has been mentioned, please focus। यहाँ पे रूल कहता है लेकिन अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ है जिसमें आपको परमिशन लेनी होती है बिजनेस शुरू करने से पहले आरबीआई से या सेबी से, तो रूल कहता है वो रजिस्ट्रेशन, वो अप्रूवल की कॉपी भी आपको लगानी है, वो रेगुलेटर से पहले लेनी है और अपने डिक्लेरेशन के साथ अटैच करनी है। तो याद रखना है, अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें सेबी की परमिशन लगती हो या आरबीआई की परमिशन लगती हो, आपके ऑब्जेक्ट्स ऐसे कुछ हैं, तो उनकी परमिशन की कॉपी भी आपको इस डिक्लेरेशन के साथ लगाकर देनी है। Sure about this? Pakka? This is an amendment, section 10A. There are two requirements that you have to comply. Certificate of incorporation मिलने के 180 days में करना है। अगर नहीं किया और बिजनेस शुरू कर दिया, पेनल्टी। अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिलने से 180 डेज के अंदर फाइल नहीं किया और बिजनेस भी शुरू नहीं किया, तो फिर आपका नाम रजिस्टर में से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? So this video explain you in depth what are the steps of incorporation, section 10A जो कि लेटेस्ट था, what is pre-incorporation contracts, the effect of registration। जैसे ही रजिस्टर होता है आपके सब फीचर्स ऑफ कंपनी एक्टिवेट हो जाते हैं।
स्पाइस बोल के हमने कॉन्सेप्ट देखा, जो इलेक्ट्रॉनिकली अब पूरी प्रोसीजर के माध्यम से आप अपनी कंपनी को जल्द से जल्द इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और हमने ये पूरे स्टेप्स को अच्छी तरह से देखा, इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या है, प्रमोटर की डेफिनेशन को देखा, मिनिमम नंबर्स कितने चाहिए और उसके नीचे रहा तो क्या हो सकता है उसको समझा, और ऑब्वियसली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर एज वेल एज डायरेक्टर्स। श्योर अबाउट दिस। सो दिस वाज कंपनीज एक्ट 2013 का हमारा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला पार्ट। होप यू लाइक इट। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।